हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमबस्टर्स। सो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेंगे हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे एल्केन्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखूं तो मेरे जो एल्केन्स होते हैं दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे विच कंटेन ओनली सिंगल CC बॉन्ड, मतलब जिनके पास सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे सिर्फ CC सिंगल बॉन्ड्स अगर मेरे पास प्रेजेंट हो। अब ये जो होते हैं ये मेरे नॉन पोलर होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये नॉन पोलर क्यों है? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस चेन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन की अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये ज्यादा बड़ी नहीं होती। मतलब कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है दे इट इज सफिशिएंटली कोवलेंट, ये बहुत ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होता है। मतलब शेयरिंग जो है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होती है। तो अगर ये कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट नहीं होगा, कोई डायपोल तैयार नहीं होगा यहाँ पर। और डायपोल मोमेंट जो है वो मेरा ऑलमोस्ट ऑल जीरो होगा। तो जब ये ऐसा होता है तो पोलैरिटी कब आती है? पोलैरिटी तब आती है जब मेरा कोई पोल तैयार हो, मेरा कोई डायपोल तैयार हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये अलग अलग हो। जब ये ऐसा नहीं होंगे, यहाँ पर जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसी वजह से मेरे ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मेरे जो एल्केन्स हैं, दे आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है। ठीक है, तो अगर ये नॉन पोलर है तो फिर ये जो है ये मेरा वाटर इनसॉल्युबल होंगे, वाटर इनसॉल्युबल, पानी में नहीं ये लोग सॉल्युबलाइज होंगे, क्योंकि पानी में सॉल्युबल होने के लिए इनके पास पोलैरिटी होनी चाहिए, इनके पास पोलैरिटी होनी चाहिए और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने चाहिए ताकि ये पानी में सॉल्युबल हो। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही काम नहीं करते इसलिए दे आर वाटर इनसॉल्युबल ऑल्सो। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर दिया गया है दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये हाइड्रोफोबिक मतलब पानी में ये लोग घुलते नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इनके पास सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन प्रेजेंट है। अब ये जो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन है ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर, मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज या हम लोग कह सकते हैं सरफेस एरिया के ऊपर। ये जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं इनको हम लोग बहुत कॉमनली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं और ये बहुत ज्यादा वीक फोर्सेस होते हैं, ये वीक फोर्सेस होते हैं और ये तैयार होते हैं फ्रॉम इंस्टेंटेनियस डायपोल्स, मतलब परमानेंट डायपोल से भी ये लोग तैयार नहीं होते हैं, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल से तैयार होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं और यही फोर्सेस होते हैं जो एल्केन्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब एल्केन्स कलरलेस होते हैं और ओडरलेस होते हैं। नेक्स्ट इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है दे इंक्रीज विथ मॉलिक्यूलर साइज। अब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन हो जाता है वैन डर वाल्स फोर्सेस के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूलर साइज होगा उतना ही ज्यादा आपका इंटरेक्शन होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड एज अ रिजल्ट मुझे उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी टू ब्रेक दैट इंटरैक्शन। और जितना ही ज्यादा मॉलिक्यूलर साइज होगा बॉइलिंग पॉइंट्स भी वैसे ही मेरे इंक्रीज करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? अगर आइसोमेरिक कंपाउंड्स है, इसका मतलब अगर मैं सेम मेरा मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड लूं तो फिर मैं क्या देखती हूँ क्या कि जितनी ज्यादा मेरी ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है बॉइलिंग पॉइंट्स मेरे डिक्रीज हो रहे हैं। अब ब्रांचिंग जितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उतना ज्यादा जो मेरा शेप है वो स्फेरिकल बनने लगता है। उनका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया मेरा डिक्रीज करने लगता है, सरफेस एरिया मेरा डिक्रीज करने लगेगा विथ ब्रांचिंग। सो जैसे ही मेरा सरफेस एरिया डिक्रीज करने लगता है तो क्या हो जाता है? यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली कम होने लगता है क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है वो मेरे डिक्रीज होने लगते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि फॉर 1 to 4 कार्बन एटम्स इन एल्केन मेरा जो स्टेट ऑफ कंपाउंड होगा वो गैसियस होगा। इसका मतलब मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक,
C1 मतलब CH4 से लेकर मेरा C4H10, C4H10 मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक ये क्या होते हैं मेरे गैसेस। उसके बाद C5 से लेकर C17 तक मतलब 5 कार्बन से लेकर 17 कार्बन तक ये होते हैं मेरे लिक्विड्स, और ग्रेटर देन 18 ये बन जाते हैं मेरे सॉलिड्स। ये ऐसा क्यों हो रहा है, गैसियस टू लिक्विड टू सॉलिड, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं विद साइज। ठीक है, तो ये आ गई इनकी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम हमारे कुछ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स। आज हम लोग यहाँ पर इनके प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे। तो फर्स्ट है मेरा हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। हमने पहले ये पढ़ा था कि हाइड्रोजनेशन ऑफ हम लोग वेजिटेबल ऑयल्स करते थे, हम लोग हाइड्रोजनेशन करते थे टू ऑब्टेन अ वेजिटेबल ऑयल, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड वहां पे पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या यूज होता है भाई, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब अनसैचुरेटेड कौन से होंगे, जिसमें C डबल बॉन्ड या C ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये बन जाते हैं मेरे एल्कीन्स और ये बन जाते हैं मेरे एल्काइंस। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2, ये होता है मेरा हाइड्रोजनेशन। तो ये हाइड्रोजनेशन कैसा होता है, ये रिएक्शंस कुछ ऐसे होंगे। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड में मैं हाइड्रोजनेशन करवा रही हूँ, डबल बॉन्ड में मैं हाइड्रोजन को ऐड करा रही हूँ। यहाँ पर ये पैलेडियम, प्लैटिनम या निकल, ये हमारे एज कैटलिस्ट काम करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं टू कैरी आउट द रिएक्शन, लेकिन ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे ही मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ये कैटलिस्ट क्या हो जाते हैं, ये कैटलिस्ट प्रोडक्ट से डिटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर पैलेडियम, प्लैटिनम या फिर निकल मेटल एज अ कैटलिस्ट यूज किया है। ये है फॉर डबल बॉन्ड या फिर एल्कीन्स के लिए। और एल्काइंस में भी सिमिलर एक रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर बस हमें जो हाइड्रोजन है उसके जो मोल्स है उसको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर मुझे 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा हाइड्रोजनेशन मेथड। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हेलाइड्स, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हेलाइड्स। एल्काइल हेलाइड्स को हम लोग कैसे बना सकते हैं, एल्काइल हेलाइड्स को हम लोग डिनोट करते हैं विथ RX, जहां पर X क्या होता है मेरा हैलोजन और ये R होता है मेरा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, R होता है मेरा एल्काइल ग्रुप। अब इसको हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे, हम लोग रिडक्शन करते हैं यूजिंग जिंक मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। जनरली हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर HCl, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं एसिड कंडीशंस में। ठीक है, तो रिएक्शंस कुछ ऐसे होते हैं। ये हमारे रिएक्शन है जनरल फॉर्म, ये है मेरा जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन। ये है मेरा एल्काइल हेलाइड जिसमें मैंने हाइड्रोजन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड डाइल्यूट एसिड। सो इसने बना दिया मेरा एल्कीन और ये बन गया मेरा HX, हाइड्रोजन हेलाइड। यहाँ पर ये अलग हो गया। अब यहाँ पर जो X है, यहाँ पर जो मैं हैलोजन यूज करूंगी, ये सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ही होगा। यहाँ पर फ्लोराइड्स, यहाँ पर F, मतलब हम लोग RF कंपाउंड्स नहीं यूज कर सकते। ये क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो RF बॉन्ड है, फ्लोरीन मेरा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये जो RF बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो एज अ रिजल्ट इसको ब्रेक करना इतना ज्यादा इजी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर RF को हम लोग यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। फ्लोराइड को हम लोग यहाँ पर इस मेथड से हम लोग यूज नहीं करते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे, वुड्स रिएक्शन। ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये मेरा एक नेम रिएक्शन है। कहीं पर भी अगर नेम रिएक्शन आ जाता है तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नेम रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये है मेरा एक तरह का कपलिंग रिएक्शन, इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसा है। सो ये है मेरा इसका जनरल फॉर्म, जहां पर मैंने एल्काइल हेलाइड लिया
और उसके साथ मैंने ट्रीट कराया सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर, तो ये मेरा कपल हो गया। ये जो मेरे एल्काइल ग्रुप्स हैं ये कपल हो गए, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया और ये बन गया मेरा लास्ट में एक साइड प्रोडक्ट सोडियम हेलाइड। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा मिथाइल ब्रोमाइड, ये है मेरा मिथाइल ब्रोमाइड। अब इसके 2 मोल लिए और उसके साथ मैंने सोडियम इन ड्राई ईथर मैंने ट्रीट कराया, तो मेरा बन गया ये CH3CH3, मतलब ये बन गया मेरा इथेन और मेरा निकल गया यहाँ पर 2NaBr। ठीक है, तो ये है मेरा प्रोडक्ट। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोग यहाँ से वुड्स रिएक्शन से वी कैन नॉट प्रोड्यूस मीथेन, we cannot produce methane from this reaction। मीथेन मतलब CH4। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरा स्मॉलेस्ट हेलाइड है वो है मेरा मिथाइल ब्रोमाइड। सो यहाँ पर क्योंकि कपलिंग हो रही है तो मेरा जो स्मॉलेस्ट एल्केन बनेगा उसमें 2 कार्बन्स होंगे, मतलब जो ये है मेरा स्मॉलेस्ट एल्केन फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। तो एज अ रिजल्ट मैं मेरा स्मॉलेस्ट एल्केन मीथेन है वो मैं वुड्स रिएक्शन से नहीं बना पाऊंगी। ठीक है, सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसके प्रिपरेशन पे, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम लोग किसे कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम लोग ऐसे कुछ कहते हैं, इसका ये जनरल नाम है RCOOH। अब यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, अब इसको यहां से अगर मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं निकाल दूं तो फिर मैं इस एल्काइल ग्रुप के साथ अगर R को जोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? मेरा एल्कीन बन जाएगा। तो ये मैं कैसे करती हूँ? मैं पहले लेती हूँ यहाँ पर मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसको ट्रीट कराते हैं थोड़े बेस के साथ, बेसिक मीडियम में। मान लेते हैं यहाँ पर मैंने डाल दिया NaOH, तो यहाँ पर ये बन जाएगा ये मेरा डाइल्यूट है, डाइल्यूट NaOH, सिर्फ OH माइनस। तो यहाँ पर ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस यहाँ पर मेरा निकल जाएगा वाटर। ये क्या बन गया? ये बन गया मेरा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस सोडियम सॉल्ट को अगर मैं ट्रीट कराऊं सोडा लाइम के साथ, अगर इसको मैं ट्रीट कराऊं सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये है मेरा सोडा लाइम। इसके साथ अगर मैं ट्रीट कराऊं और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको हीट करूं तो फिर मेरा क्या बनेगा? तो फिर मेरा ये कुछ ऐसा बनेगा, RH प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा Na2CO3। ये असल में Na2CO3 क्या बन गया है? ये असल में मेरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसने मेरा कार्बोनेट बना दिया है। जो मेरा Na यहाँ पर प्रेजेंट था NaOH और उसके साथ यहाँ पर ये CO2 था, इसमें इसके साथ बनाकर क्या बना दिया है? कार्बोनेट बना दिया है। ठीक है, कार्बोनेट बना दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड कार्बोनेट। ठीक है, और यहाँ पर मुझे मेरा एल्कीन भी मिल गया। तो ये है मेरा जनरल फॉर्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन पे, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये भी एक नेम रिएक्शन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर प्रोसेस यूज होता है। इसका मतलब मेरे पास कोई सेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे और उन 2 इलेक्ट्रोड्स में अलग अलग रिएक्शंस होंगे। तो इसका जनरल फॉर्म कुछ ऐसे है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं
तो यहाँ पर ये इसका ये पूरा जेंडर फॉर्म है रिएक्शन का, कि अगर मैं यहाँ पर सोडियम सॉल्ट लूँ, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज हो रहा है। अगर यहाँ पर सोडियम सॉल्ट लूँ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साथ अगर मैं पानी के साथ अगर मैं इसका यहाँ पर रिएक्शन कराऊं, ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर अगर मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर ये भी एक कपलिंग रिएक्शन ही है। तो यहाँ पर भी जो है मिनिमम जो मेरा फॉर्म होगा फर्स्ट एल्केन, वो होगा मेरा इथेन। तो यहाँ पर इथेन या फिर कोई एल्केन तैयार होगा कपल होकर, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगा और मेरे साइड प्रोडक्ट क्या होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स में होगा रिएक्शन, एक तो एनोड और एक कैथोड में। हमें हमेशा याद रखना है एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरे पास जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अनायन है, यहाँ पर ये सॉल्ट था तो यहाँ पर मैंने इस कटायन को हटा दिया, ये सिर्फ अनायन को अगर मैंने दिया। अब इस अनायन में से दो इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो गए, दो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस नेगेटिव चार्ज से, इस ऑक्सीजन से। तो ये बन गया एक रेडिकल, ये एक रेडिकल बन गया। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास चांसेस है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक गैस है तो फिर ये इजीली ही रिमूव हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिमूव हो गया, मेरे पास आ गया ये फ्री रेडिकल, मेरे पास आ गया ये एल्केन का, अल्काइल का फ्री रेडिकल। अब ये दोनों जो रेडिकल्स है ये दोनों आपस में कपल कर जाएंगे और मेरे पास ये एल्केन आ जाएगा। तो ये हुआ एक हाफ रिएक्शन। अब अगर एक ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन भी होगा। रिडक्शन होता है हमेशा कैथोड में, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गेन होंगे? मैंने सिस्टम में पानी डाला था, तो इस पानी ने 2 मोल्स ऑफ पानी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और इसने बना लिया हाइड्रोक्सिल अनायन और ये हाइड्रोजन का रेडिकल। अब ये जो हाइड्रोजन के जो रेडिकल है ये दोनों आपस में कपल करेंगे और ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और बाकी के जो ये हाइड्रोक्सिल का जो अनायन था, मेरे पास सोडियम के 2 कटायंस थे, ये उसके साथ जोड़कर ये बन जाएगा मेरा एक साइड प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ प्रिपरेशन मेथड्स, जो बेसिक प्रिपरेशन मेथड्स थे जिससे हम लोग एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।